हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ। आज इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट संविदा का पेपर होगा, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट का, उसके क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एलएलबी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, या फिर आप किसी और सेमेस्टर में हैं और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये उसके लिए भी है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, वैध मान्य संविदा के आवश्यक तत्व क्या हैं। जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसके आवश्यक तत्व क्या हैं। वैध संविदा गठित करने की प्रक्रिया, जो एक वैध संविदा है, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, उसको कैसे गठित किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये बताना है। सबसे पहले है इसकी परिभाषा, संविदा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भारतीय संविदा अधिनियम, जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, उसकी धारा 2H में संविदा की परिभाषा दी गई है। ठीक है, सामान्य के अनुसार संविदा एक ऐसा करार है जो दो पक्षों के बीच दायित्व का सर्जन करता है एवं उनकी व्याख्या करता है। संविदा के लिए सबसे पहले दो लोग होने चाहिए, दो पक्ष होने चाहिए, दो लोग होने चाहिए जिनके बीच में कोई संविदा होती है, जिनके बीच में कोई करार होता है। ठीक है, फिर है पोलक की परिभाषा संविदा के मूल तत्वों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। इनके अनुसार एक संविदा के लिए निम्नलिखित शर्त पूरी होनी चाहिए। जो पोलक हैं ये दो शर्त बताते हैं कि ये दो शर्त जो है निम्नलिखित रूप से पूरी होनी चाहिए, तभी एक संविदा जो है वो वैध संविदा मानी जाएगी। पहली ये कहते हैं कि करार या वचन, दो या दो पक्षों से अधिक पक्षों के बीच एक समझौता या वचन होना चाहिए। ये कहते हैं दो या दो से अधिक पक्ष होने चाहिए, उनके बीच कोई समझौता होना चाहिए या फिर कोई कुछ करने का या ना करने का वचन होना चाहिए। कानून द्वारा लागू होने योग्य हो, जो ये संविदा कर रहे हैं, जो ये कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, वो कानून द्वारा लागू होना चाहिए। अपराध करने के लिए या फिर कोई भी चोरी डकैती, इन सबको करने के लिए कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो मान्य नहीं होते हैं। तो जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसमें कोई षड्यंत्र ना हो, कोई धोखेबाजी ना हो, और वो बिल्कुल इन सब चीज़ों से अलग होना चाहिए। संविदा को कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और इसके प्रवर्तन के लिए कानूनी प्रावधान होने चाहिए। इसके कानूनी प्रावधान भी बताए गए हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो विधि द्वारा मान्य होते हैं वो कौन से होते हैं और कौन से ऐसे हैं जो विधि द्वारा मान्य नहीं होते हैं। वह करार जो विधिक प्रवर्तनीय हो संविदा है। जो करार विधि द्वारा, जो एग्रीमेंट लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल हैं, वो ही संविदा हो सकती हैं। जो लॉ द्वारा मान्य ही नहीं है उनको संविदा नहीं माना जाएगा, उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। सबसे पहले तो आप यही याद रखना कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो लोग चाहिए, उन दोनों के बीच में एक करार होना चाहिए, और वो जो करार कर रहे हैं ना, वो जो संविदा बना रहे हैं, वो विधि पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि वो ऐसी संविदा ना हो जो विधि द्वारा लागू नहीं कराई जा सकती। संविदा के आवश्यक तत्व, जो एक संविदा है उसको बनाने के लिए कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे कि पहला है करार का होना, एक एग्रीमेंट का होना, दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। और ये एग्रीमेंट जो बताया गया है, ये बताया गया है 2E में, सेक्शन 2 के E में, और 2H में बताई गई है आपकी संविदा की परिभाषा। ठीक है, प्रत्येक संविदा करार होती है, जो प्रत्येक संविदा वो एक करार होती है, एग्रीमेंट होता है। यह स्वयं स्पष्ट है कि संविदा के लिए करार का होना आवश्यक है। करार प्रस्तावना, प्रतिग्रहण और प्रतिफल से मिलकर बनती है। किनसे? प्रपोजल से, एक्सेप्टेड से और कंसीडरेशन से। इन तीनों से मिलकर एक संविदा बनती है। सबसे पहले एक इंसान दूसरे इंसान के सामने एक प्रस्ताव रखता है, एक प्रपोजल रखता है कि वो अपनी किसी चीज़ को, किसी वस्तु को सेल करना चाहता है। फिर दूसरा वाला इंसान जो है, जिसको वो प्रस्ताव दिया गया है, फिर वो अपनी एक्सेप्टेंस देता है कि वो हाँ उसको खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। फिर ये बनता है वचन। वचन के बाद जब इसमें प्रतिफल हो जाता है, यानी कि उसने जो भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी उसने अमाउंट बताई है कि इतनी अमाउंट उसको देनी होगी, वो एक प्रतिफल होता है। जब ये वाला बंदा, जब जिसको प्रपोजल दिया गया है वो कंसीडरेशन दे देगा उसकी वस्तु के बदले में, तो फिर वो हो जाएगी करार। ठीक है, और करार होने के बाद जब उसको लॉ द्वारा इन्फोर्स करा लिया जाएगा, यानी कि वो मान्य होगी, तो वो बन जाएगी संविदा। ठीक है, इसके लिए आप सेक्शन 2 पढ़ना, और सेक्शन 2 में आपको सारा समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे एक संविदा बनती है।
चलो सेक्शन 2 में अभी पढ़ा देती हूँ इसी वीडियो में। ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2, जो एक संविदा को बनाने का प्रोसीजर बताती है कि संविदा कैसे कैसे बनती है। इसको समझना आप अच्छे से। सबसे पहले एक प्रस्तावना दी जाती है, प्रपोजल। उसके बाद जब आप जिस व्यक्ति का प्रस्तावना देते हो, एक्सेप्टेंस देते हो, वो बन जाता है प्रॉमिस, वचन। हम ऐसे समझते हैं कि एक ए है और एक बी है, ठीक है। ए ने कहा बी से कि मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। कितने में? 2 लाख रुपए में मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूँ। फिर बी ने अपनी रजामंदी दी, इसने एक्सेप्ट किया, इसने कहा ठीक है मैं तुम्हारी कार 2 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो फिर इनका ये बन गया प्रॉमिस। यहाँ तक ये प्रॉमिस कंप्लीट हो चुका है। और प्रॉमिस और कंसीडरेशन मिलकर बनते हैं एग्रीमेंट। ये जो कंसीडरेशन है, प्रतिफल है, ये है हमारा 2 लाख रुपया। जो 2 लाख रुपए हैं ये हैं कंसीडरेशन। और जब ये 2 लाख रुपए ए बी को दे देगा, ये बन जाएगा एग्रीमेंट, ठीक है। यहाँ तक एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया। एग्रीमेंट के बाद आता है इनफोर्स बाय लॉ, इनफोर्सेबल बाय लॉ। जब ये लॉ द्वारा इन्फोर्स करा लिया जाएगा, यानी कि सारे कानूनी कागजात जो हैं, जो सारे कानूनी पेपर हैं, उन सबको कंप्लीट करके एक दूसरे के सिग्नेचर हो जाएंगे, तब ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही बनता है। सबसे पहले प्रस्तावना दी जाती है, फिर प्रतिग्रहणता दी जाती है, फिर वो मिलकर वचन बन जाते हैं, और वचन और प्रतिफल दोनों मिलकर बनते हैं एग्रीमेंट, यानी कि करार। और करार बनने के बाद जब ये लॉ द्वारा लागू कराए जाते हैं, तब ये बन जाती है संविदा। ये है आपका संविदा का पूरा कॉन्सेप्ट। इसको अच्छे से पढ़ लेना, संविदा आपको सारा समझ में आ जाएगा कि संविदा कैसे बनती है, ठीक है। और ये वॉइड एग्रीमेंट है, इन सबको हम बाद में पढ़ेंगे। इसके सेक्शन याद रखना कि 2A में प्रपोजल बताया गया है, 2B में एक्सेप्टेंस, और 2C में प्रॉमिस और प्रॉमिसी बताया गया है, 2D में कंसीडरेशन बताया गया है, 2E में एग्रीमेंट, ठीक है, और 2H में आपका कॉन्ट्रैक्ट बताया गया है। उम्मीद है आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 2 अभी हमने पढ़ा था वो समझ में आ गया होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो हम आवश्यक तत्व पढ़ रहे थे, उसमें हमने सबसे पहले पढ़ लिया करार का होना, कि 2 लोगों के बीच में करार होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है? प्रस्तावना होती है, फिर प्रतिग्रहण होता है, और उनको मिलकर वचन बनता है। वचन प्लस कंसीडरेशन मिलकर क्या बनते हैं? करार, ठीक है। करार 2 पक्षकारों के बीच होता है, अतः संविदा में 2 पक्षकारों का होना विलक्षित है, आवश्यक है। फिर है पक्षकारों का सक्षम होना। जो पक्षकार हैं, जो करार जिनके बीच में संविदा हो रही है, वो सक्षम होने चाहिए, कॉम्पिटेंट होने चाहिए। जैसे कि संविदा के पक्षकारों का सक्षम होना आवश्यक है। सक्षमता से अभिप्राय है, सक्षमता से मतलब है कि सबसे पहले दोनों पक्ष वयस्क होने चाहिए, मेजर होने चाहिए, 18 साल से ऊपर के होने चाहिए। संविदा करने वाला व्यक्ति वयस्क होना चाहिए, ठीक है। फिर है स्वस्थचित्त होना, साउंड माइंड, यानी कि वो मेंटली ठीक होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट के जो नेचर है, जो संविदा हो रही है, उसके नेचर को समझने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है। फिर है कि संविदा करने के लिए विधि के अधीन डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। वो जो व्यक्ति है संविदा करने के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई कानूनी चार्ज नहीं लगे रहने चाहिए, ठीक है। संविदा करने वाला व्यक्ति किसी विधि के अधीन अनह नहीं होना चाहिए। बस ये याद रखना कि एक तो वो वयस्क होना चाहिए, ठीक है, 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, मानसिक रूप से ठीक होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और विधि द्वारा वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। ये इसके हैं पक्षकारों की सक्षमता। आपसे वेरी शॉर्ट में ही पूछ लिया जाता है कि सक्षम पक्षकार क्या होते हैं, ठीक है। इसलिए इनके इन 3 पॉइंटों को याद रखना, मेजर, साउंड माइंड और डिस्क्वालीफाई। स्वतंत्र सहमति का होना। जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो करार है, उसको करते वक्त स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, यानी कि किसी का कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं होना चाहिए। दबाव, धोखाधड़ी या गलत जानकारी के बिना करार पर हस्ताक्षर किए हों, यानी कि इन सब की जानकारी उसे होनी चाहिए, उसके बिना उसने हस्ताक्षर किए हों। यह सहमति तब मान्य होती है जब इनमें प्रीपीड़न, जो कोर्सन है आपका,
सेक्शन 15 में बताया गया है वो नहीं होना चाहिए। असम्यक असर इंड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 ये नहीं होना चाहिए। कपट सेक्शन 17 फ्रॉड नहीं होना चाहिए, फ्रॉड द्वारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको टेलीग्राम पे भी ये आपके सेक्शन को सेंड किए थे कि आप इन सेक्शन को पढ़ लेना। फिर है दुरुपदेशन मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 चीज़ें मिस रिप्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल चीज़ों को ही प्रेजेंट करना चाहिए। धारा 18 में से किसी भी या अधिक से प्रभावित न हो। इन सब में से जो कॉन्टैक्ट करने वाला है वो प्रभावित न हो, मतलब उसकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए, किसी के दबाव में नहीं होनी चाहिए, धोखाधड़ी से कोई कंसेंट ना ली गई हो, कपट पूर्वक ना ली गई हो, और जो चीज़ें हैं ओरिजिनल वही दिखाई जा रही हो, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। इन सेक्शनों को पढ़ लेना अच्छे से, वेरी शॉर्ट में भी इन सेक्शनों में से क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। फिर है विधिपूर्ण प्रतिफल एवं उद्देश्य का होना, लॉफुली कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन है, जो प्रतिफल है वो विधिपूर्ण होना चाहिए। प्रतिफल एवं उद्देश्य का विधिपूर्ण होना आवश्यक है। प्रतिफल एवं उद्देश्य विधिपूर्ण होता है यदि वह विधि द्वारा निषिद्ध न हो, वह विधि के प्रावधानों को निष्फल न करता हो, वह कपटपूर्वक न हो, वह शरीर संपत्ति को क्षति न पहुंचाता हो, वह लोक नीति के विरुद्ध न हो। अगर ये सब चीज़ें उसमें नहीं होती हैं तब वो मानी जाती है विधिपूर्ण प्रतिफल। शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो शून्य नहीं होना चाहिए, यानी कि शून्य का मतलब होता है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। और माइनर के साथ जो सुविधाएं की जाती हैं वो ऑलवेज शून्य कहलाती हैं, वॉइड। धारा 20 तथ्य की भूल के आधार पर किया गया करार जिनमें दोनों पक्षों की भूल होती है वो करार होते हैं शून्य। धारा 25 प्रतिफल के बिना किया गया करार जिनमें कोई प्रतिफल नहीं होता वो होते हैं शून्य, यानी कि वॉइड। जिन प्रतिफल में मतलब जिन करारों में कोई प्रतिफल नहीं होता है वो हमेशा शून्य होते हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं जिसमें वो शून्य नहीं होते हैं, वो सेक्शन 25 में बताए गए हैं। हमारा एक प्रतिफल का भी क्वेश्चन है, उसमें हम उन सेक्शनों को पढ़ेंगे। फिर है सेक्शन 26 विवाह के अवरोध पैदा करने वाला करार जिसमें विवाह को रोकने की कोशिश की जाती है वो विवाह शून्य होते हैं। धारा 27 व्यापार में अवरोध पैदा करने वाले करार जिनमें व्यापार को रोकने की कोशिश की जाती है। कुछ ऐसे आपने संविदा करी हैं जिसमें किसी के व्यापार को रोकने के लिए कहा गया है तो वो करार हो जाते हैं, वो संविधाएं हो जाती हैं शून्य। फिर है सेक्शन 28 विधिक कार्रवाई में अवरोध पैदा करने वाले करार। जो विधिक कार्रवाई होती है उसमें कोई अवरोध पैदा करने वाले करार होते हैं जिनमें विधिक कार्यों को रोकने के लिए या रोकने की कोशिश की जाती है वो करार होते हैं शून्य, यानी कि उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, उनका कोई मतलब नहीं होता, वो करार होते ही नहीं है। फिर है धारा 29 अनिश्चित अर्थ वाला करार जिनमें करार का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। जिन करारों में कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है, वो करार शून्य होते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, वॉइड होते हैं। और वॉइड जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको कानून द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। फिर है धारा 30 पणियाबाजी का करार जिसमें पणियाबाजी की जाती है, यानी कि जिसमें शर्त लगाई जाती है। जो शर्त पर आधारित होते हैं वे करार शून्य होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता, ना ही उनका कोई अस्तित्व होता और ना ही उन्हें कोई कोर्ट द्वारा लागू करा सकता है। फिर है सेक्शन 36 असंभव घटनाओं पर आधारित करार जिसमें असंभव घटनाओं पर आधारित होते हैं, यानी कि वे करार जो असंभव घटनाओं पर आधारित होते हैं वो भी शून्य होते हैं, यानी कि उनको विधि द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इसके बाद इसको याद करने के कुछ कीवर्ड्स हैं इस क्वेश्चन को, जैसे कि सबसे पहले हमारी संविदा की परिभाषा कहाँ है 2H में।
2H में संविदा की परिभाषा बताई गई है और उसमें कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी है, 2 पक्षों का होना जरूरी है। फिर है सामंड के अनुसार, सामंड ने भी, इन्होंने सबने एक ही बात कही है कि 2 लोगों के बीच में करार होना चाहिए। संविदा के आवश्यक तत्व, इसमें पोलक की परिभाषा रह गई है, उसको ऐड कर लेना। संविदा के आवश्यक तत्व, इसके ये आवश्यक तत्व हैं कि करार का होना, एग्रीमेंट बताया गया है 2E में, करार का होना। फिर है पक्षकारों का सक्षम होना, यानी कि कॉम्पिटेंट पर्सन जो हैं, जो पक्षकार हैं, जो संविदा कर रहे हैं, वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, पक्षकार के लिए सक्षम होने चाहिए। यहाँ पे माइनर नहीं है, मेजर है, मेजर लिख लेना। पक्षकार मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले जो पक्षकार है वो 18 साल से ऊपर का होना चाहिए और वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो संविदा कर रहे हो, उसको समझने में, उसको नेचर को समझने में सक्षम होना चाहिए और जो वो संविदा की जा रही है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होनी चाहिए, यानी कि उसको कोर्ट द्वारा लागू कराया जा सके, ऐसी संविदा होनी चाहिए। ये संविदाएं नहीं होनी चाहिए जैसे ये बाजी पे, घटना, असंभव घटनाओं पे या अनिश्चित कोई ऐसे कार्य हैं जो हो ही नहीं सकते। ठीक है। इसके बाद है स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट कब होगी? जब पिपीड़न, कोर्सन नहीं होगा, असम्यक असर नहीं होगा, कपट द्वारा कोई संविदा नहीं होगी, दुर्व्यपदेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तब वो स्वतंत्र सहमति कहलाएगी। ठीक है। कंसेंट को शायद सेक्शन 14 में बताया गया है। ठीक है। फिर है विधिपूर्ण प्रतिफल, जो प्रतिफल है वो विधिपूर्ण होना चाहिए, इसके भी कुछ पॉइंट थे, उनको भी लिख लेना। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है शून्य, जो संविदाएं हैं वो शून्य नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो शून्य नहीं होनी चाहिए और वो शून्य संविदा ये हैं। इसके सेक्शन याद रखना 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 36, ये सारे सेक्शन याद रखना। ये सारे सेक्शन में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को बताया गया है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट विधि द्वारा लागू नहीं होते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं वो मान्य नहीं होते हैं। ठीक है। यही है आपके कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन, बस इतना ही है, इसको याद रखना। इसकी आप एक ठीक है, इसको याद रखना और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसको लिख लेना अच्छे से। ठीक है। यहीं तक था हमारा क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट का, और कॉन्ट्रैक्ट के सारे क्वेश्चन को अच्छे समझ लेना और इनके इस सेक्शन को पढ़ लेना। वेरी शॉर्ट में इस सेक्शन पूछ लेते हैं। संविदा की परिभाषा 2H में, 2E में एग्रीमेंट है और 2D में आपका कंसीडरेशन है। क्या है? प्रतिफल। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।